आज का आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग दी अंडरस्टैंडिंग सिटीजन रिलेक्टेंस टू पे टैक्सेस। इसको कवर करेंगे अंडर आवर सिलेबस जीएस टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जीएसटी इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए, टैक्स पे करना, अगर हम बात करें इंडिया में, क्या है ना, बहुत ही कम हमारी पॉपुलेशन है जो अपना टैक्स पे देते हैं टाइम पे। मोस्टली क्या है, अपना अब जो छुपाती है अपनी इनकम, ठीक है ना। इंडियन क्या है, लॉस होता है आपके पूरे पूरे देश को, पूरी गवर्नमेंट को देखा जाए। बट अगेन, कोई आदमी टैक्स पे क्यों करेगा? क्या होना चाहिए उस टाइम उसकी मेंटल स्टेट, क्या होना चाहिए उस पूरी कंट्री का सिनेरियो उस टाइम पे। अब यहाँ पे एक बात दी गई है कि अगर जो सिटीजन है उनको लगता है कि ठीक है, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उससे हमको भी होगा बेनिफिट, तो लोग कर देते हैं। लेकिन जहां उन्हें पता है कि यार बहुत ज्यादा करप्शन है, जो हम पैसा पे कर रहे हैं वो हम पे वापस नहीं लगने वाला, तो वहां पे कहते हैं कि हम टैक्स क्यों दें? जो हमारी हार्ड मनी है, हमने पैसा कमाया है, हम क्यों दें सरकार को? सरकार तो ये पता कहाँ लगा देगी ये। तो वहां पे काफी आप तो ट्रस्ट डेफिसिट भी आता है कई कंट्रीज में। इंडिया की अगर बात करूं तो यहाँ भी क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज है जो देती है अपना डायरेक्ट टैक्स। नो द परसेप्शन ऑन हाउ गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी, ये करता है इम्पैक्ट बिहेवियर को कि वो आगे टैक्स दे पाएगा नहीं दे पाएगा। क्लियर है यहाँ पे? अब अगेन, इसको हम कहते हैं कि ना क्लासिकल थ्योरी ऑफ बेनिफिट बेस्ड टैक्सेशन। अब यहाँ पे यही बात की गई है कि कि अगर आपको दिख रहा है कि ठीक है, जो भी आप टैक्स पे कर रहे हो वो उल्टा आप पे खर्च होने वाले हैं, उससे बेटर आपको ही मिलने वाला है, तो कोई इशू नहीं होता, लोग टैक्स पे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल है कंट्री लाइक आपकी यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी है, वहां बहुत सारे टैक्स है। आई थिंक वहां नियर अबाउट 40% टैक्स है वहां पे, इसलिए लोग वहां पे करते हैं। कनाडा की बात करूं, वहां पे बहुत टैक्स बहुत हाई है, वहां पर डायरेक्ट टैक्स का, वहां लोग पे करते हैं बिकॉज इसलिए वहां क्या मिलती है, फ्री एजुकेशन, फ्री पब्लिक हेल्थ, फ्री ट्रांसपोर्टेशन। तो उससे क्या ना, लोग खुश रहते हैं कि ठीक है टैक्स दे दो, उनको बेटर होने वाला है। बट इन कंट्रीज लाइक एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, यहाँ पे क्या लोग भागते हैं टैक्स पे करने से, बिकॉज करप्शन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा क्या यहाँ पे एक ट्रस्ट नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। क्लियर है? यहाँ पे ये मेंशन है कि इफ जो आपका जो टैक्स पे का पैसा है, वो लगता है कि नहीं यार ये हमको बेनिफिट नहीं करने वाला, तो क्या है, टैक्स पे फिर भागते हैं उसको पे करने से। क्लियर है? तो हमें सिंपली थ्योरी यहाँ पे क्या कह रही है कि taxes that are purely aimed at redistribution of wealth may not appeal to a lot of taxpayer। यानी कि जो अमीर तबका है, अगर उनके माइंड में ऐसा है कि यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर रही है पैसे को, हमको लेके पहले किसको दे रही है, हमको कुछ नहीं दे पा रही है, हमको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो उससे क्या है वो उतना मैं कहूँ तो इंसेंटिव फील नहीं करते तो टैक्स पे कर पाया, है ना। तो गवर्नमेंट ड्यूटी बनती है यहाँ पे कुछ ना मतलब शो करो कि ये पैसा क्या है आप ही के काम आने वाला है फ्यूचर। अब यहाँ पे हुई थी आपके यूएसए की केस स्टडी। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ नियर अबाउट 2000 के हाउस होल्ड थे जहां पे की गई आपकी स्टडी इन दी कंट्री यूएसए। और वहां पे उन लोगों को पहले नहीं बताया गया कि जो आप पे कर रहे हो, जो हमको जो आपकी प्रॉपर्टी टैक्स हम पे करने वाले हो, इसका हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है ना। इनिशियली दे वर नॉट फुली अवेयर अबाउट इट कि कैसा होने वाला है इस टैक्स का यूज। लेकिन तब सरकार ने उनको बताया कि जो आप ये हमको दे रहे प्रॉपर्टी टैक्स, ये हम फंड करेंगे फॉर दी पब्लिक एजुकेशन। ठीक है। तो हमने क्या देखा, वो हाउस होल्ड जिनके बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, वो बड़े खुश थे टैक्स देके कि ठीक है यार हमारे बच्चों की काम आ गया पैसा इन दी एंड। ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड, वो सिटीजन जिनके बच्चे क्या है पब्लिक स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, वो इससे ज्यादा खुश नहीं हुए। उन्होंने बोला कि यार ये तो कुछ हमारे लिए बेनिफिट चीज है नहीं, हमको फायदा नहीं होने वाला है इससे, ये तो उनको फायदा होने वाला है जो पढ़ते हैं इन पब्लिक एजुकेशन के स्कूलों में। तो वहां देखा गया कि ना, इन दी एंड जो क्या बंदा का माइंडसेट कि अगर ऐसा पैसा हमारे काम आ रहा है तो अच्छी बात है, काम नहीं आ रहा देन व्हाई शुड वी पे टैक्स। क्लियर? अब देखिए इंडिया इससे अब क्या सीख सकता है देखा जाए तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि ना जो आपका जो काफी होता है इंडिया का टैक्स इवेजन। ठीक है। अगर आपको नंबर की बात बताऊं तो इंडिया की आज भी सिर्फ 6.5% पॉपुलेशन है जो पे करती है टैक्स। अब इससे भी आधे कैसे हैं जो करते हैं ₹0 वाला टैक्स, जो टैक्स उनको आ जाता है। क्लियर है? तो देखा जाए तो हार्डली बस इंडिया के 3% लोग ही हैं जो टैक्स पे करते हैं ना प्रॉपरली। क्लियर? बाकी 90% है कुछ नहीं कर पाते। और अगर हम बात करें रेशियो ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो अभी लास्ट ईयर जो आपका था 2020-21 का,
यहाँ पे हमने देखा जो ऊपर डायरेक्ट टैक्स है वो पहुंच चुका है नियर अबाउट आई वुड से 56.4% के अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। बाकी क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। बट अगेन अभी बहुत ज्यादा स्कोप है इसको इंक्रीज करने की। अभी हमारा क्या है परसेंटेज ऑपरेशन का बहुत ही कम है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो इससे क्या बड़ा देश का ब्लैक मनी, ब्लैक मनी आपको होता है जनरेट अगेन, जो क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। देखिए जितना गवर्नमेंट के इनकम बढ़ेगी उतना ही क्या है गवर्नमेंट भी खर्चती है लोगों के ऊपर। तो अभी जो आपकी गवर्नमेंट है वो ऐसे दिखा भी रही है, जैसे कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, जहां मिलते हैं आपके किसानों को 6,000 रुपए साल के। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम लाते रहे वो दिखाई ठीक है, देखिए हम जो आपका गरीब तबका है उनको हम पहुंचा रहे हैं इससे फायदा, तो पब्लिक भी क्या है खुश होती है टैक्स पे करने में। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपका हो करप्शन बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हम देखेंगे कि एक बीच में आया था कि इंडिया का ब्लैक मनी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो हमारे स्विस बैंक है वहां हमारे पैसा पड़ा हुआ है। अगर ऐसी न्यूज आएगी तो ऑब्वियसली बात सिटीजन क्या है टैक्स पे नहीं करना चाहेंगे अपने देश में, क्लियर है। तो द ओनली वे टू इंग्लिश पीपल वो क्या है ज्यादा से ज्यादा आप उनको इंफॉर्मेशन अवेल कराओ कि देखिए इससे होने वाला है आपकी कंट्री को ही बेनिफिट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रखी काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, वो दिखा सकती है, दे कैन शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी कि कहाँ का पैसा लग रहा है, सच एज दी हेल्थ एजुकेशन डिफेंस रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स कॉलेज, ठीक है। तो अगर वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कंट्री की मैन भी क्या है इसमें टैक्स ना पे कर पाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है कि टैक्स पे हम कैसे ला सकते हैं अपनी कंट्री में और गवर्नमेंट कैसे ले सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैन स्पार्क अ ग्लोबल फूड क्राइसिस। देखिए तो कवरिंग अंडर द जीएस2 इंटरनेशनल एंड जीएस3 इकोनॉमिक हिट्स चाइनीज के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या है सर कॉन्टेक्स्ट कि जो भी वॉर हो रही है रशिया यूक्रेन उसकी वजह से काफी चांसेस है कि फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई चले जाएं, ठीक है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन क्या है बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं आपके क्रॉप्स के, एंड ऑल्सो जो आपका यूक्रेन है उसे कहा जाता है वीट बास्केट ऑफ द ईयर, ठीक है। अब अगर ऐसे में यहाँ पे वॉर रहेगी तो उसे कहीं ना कहीं क्या है काफी हमको कमी आने वाली है फूड सप्लाई की, और कहीं ना कहीं जो हमें कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान हो गया अफ्रीका हो गया, ठीक है ना, जहाँ पे काफी कमी है यहाँ पे अनाज की, वहां पे फ्यूचर में काफी आने वाले हैं इशू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके क्या दे रखी है इंपॉर्टेंस दे रखी है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि रशिया क्या है करता है कंट्रीब्यूट 18% एंड यूक्रेन करता है 8% इन दी ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट्स में। सो यू कैन सी कितना का ह्यूज शेयर है दोनों कंट्रीज का, रशिया का भी और यूक्रेन का भी। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें कॉर्न प्रोडक्शन की तो वहां पे कितना शेयर है इन दोनों का मिला के 14% यहाँ पे ग्लोबल मेज एक्सपोर्ट में इन द ईयर 2020 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ और भी बात कर रखी है रिगार्डिंग आपकी सनफ्लावर और प्रोडक्शन के बारे में, तो वहां भी ये दोनों रखते हैं अपना ग्लोबल शेयर नियर अबाउट 40% का। और ये जो इतना बड़ा इनका एक ग्लोबल रोल है फूड सप्लाई चेन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि अभी आने वाले टाइम में काफी होने वाले हैं इफेक्ट इन सबके हमारे सप्लाई। थैंकफुली के वी आर इंडियन, ओके वी आर प्राउड टू बी इंडियन। इंडिया में शायद इसका इफेक्ट देखा जाएगा लेकिन उतना शायद ना देखा जाए बिकॉज वी आर वेरी मच सेल्फ सफिशिएंट, हम डिपेंड नहीं करते होते हैं इनके इम्पोर्ट के ऊपर। बट हाँ कंट्रीज लाइक अभी साउथ अमेरिका आपकी अफ्रीका सेंट्रल एशिया वहां पे काफी आने वाला है इश्यू अभी। और देखिए वक्त में भी इंडिया अभी काफी हेल्प कर रहा है। अभी ये देखोगे ना आप तो ग्लोबली क्या है काफी ऐसे आपके बीच का स्पेशली, लेकिन फिर भी इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की। और रिसेंटली भी इंडिया ने भेजा है 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को। तो देखिए इंडिया में कोई कमी नहीं है इस टाइम पे अनाज की, तो इससे इंडिया उतना इफेक्ट नहीं वाला, लेकिन हाँ बाकी दुनिया में काफी हो गया इसका इम्पैक्ट आपके। अब देखिए पूछा कि यहाँ पे क्वेश्चन रखा है ना कि क्या इसका आएगा इम्पैक्ट ओके बाय दिस क्राइसिस ऑफ रशिया एंड यूक्रेन का। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको मेंशन किया कि राइज इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के बारे में। अब देखिए जो इसका डिसेप्शन होने वाला है वो इससे होने वाला है कि दोनों क्या है बहुत ही मेजर प्लेयर है। अगर हम बात करें जिनके शेयर यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि अभी रिसेंटली इस वॉर की वजह से जैसा कि फेब में स्टार्ट हुई थी, तो अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ लेकिन विद इन आई वुड से 20 डेज के अंदर कुछ चीजों के दाम बहुत ज्यादा हाइक हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल प्राइस आपका मेज का है वो बढ़ चुका है अप्रोक्सीमेटली 21% के अप्रोक्सीमेट। अगर हम वीट की बात करें
हो चुकी है महंगी अप्रोक्सीमेट 35% के अराउंड, सोयाबीन हो चुका है आपका 20% के अराउंड, एंड सनफ्लावर ऑयल हो चुका है आपका 11% के अराउंड। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 20 दिनों में क्या है, दाम बहुत बढ़ चुके हैं इन चीजों के। क्लियर है? अभी रिसेंटली पाकिस्तान में काफी इशू आया है वीट का। सी पाकिस्तान में क्या है, अभी वीट को इंपोर्ट कर पा रहा है, वो भी अभी क्या है, सस्टेन नहीं है। तो वहां भी काफी इशू आने वाला है, और दाम बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वहां पे इन्फ्लेशन बहुत हाई रखी ऑलरेडी। सेकंड बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी की। देखिए काफी न्यूज आई है, अगर आप अफगानिस्तान की स्पेशली, वहां पे माँ बाप अपने बच्चों को बेच रहे हैं सिर्फ गेहूं के लिए। किसी का 8 बच्चे 10 बच्चे हैं, तो एक को दो को स्पेशली बच्चों को शादियां करवा रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि क्या है वो जिंदा रह पाए, खाना खा पाए, इतनी वहां पे शॉर्टेज है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फूड सिक्योरिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये काफी सिचुएशन आने वाली है आपकी। अब देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात देखिए कि आपकी फूड सिक्योरिटी होती है, उसके होते हैं आपके 6 डायमेंशन। तो क्या होते हैं, फर्स्ट उसकी अवेलेबिलिटी, देन उसका एक्सेस, फिर उसकी यूटिलाइजेशन, स्टेबिलिटी, एजेंसी एंड दी सस्टेनेबिलिटी। तो अगर ये सारी चीजें इफेक्ट होंगी तो कहीं ना कहीं क्या है, आपकी फूड सिक्योरिटी होने वाली है इससे इम्पैक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे कि जो एक नंबर दे रखा है यहाँ पे रिगार्डिंग दी अफ्रीका। अब यहाँ पे क्या रखा है कि जो आपकी अफ्रीकन कंट्री है वो इंपोर्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कितने, $4 बिलियन के फ्रॉम रशिया। ठीक है ना? और अब यूक्रेन की बात करें, वहां से करती है कितना, वो $2.9 बिलियन के। ओके, सिर्फ इतना वहां पे अफ्रीका दिख रहा है कि बहुत डिपेंडेंट है ऑन यूरोप, स्पेशली रशिया यूक्रेन के ऊपर। अब यहाँ पे इंडिया बसता है ग्लोबल पे, इंडिया चाइना हो गए, वो अफ्रीका का जो ये गैप आ रहा है फूड का, उसको हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है? इंडिया बात की अभी इन्वेस्टमेंट को लेके, ऑब्वियसली बात है, अभी डिमांड सप्लाई की लेकर बात करें तो फिर डिमांड तो बहुत बनी हुई है फूड की, लेकिन सप्लाई के होने वाले भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। तो उससे क्या है आपके, अब देखिए अभी अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही थी आपके कोविड के अटैक की बाद से, लेकिन जैसे ही वो स्लो डाउन से रिवाइव हम कर रहे थे, अभी एक नया टेंडर आने वाला है रिगार्डिंग की फूड सिक्योरिटी को लेके। क्लियर? नाउ अदर फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं कि इस साल काफी आपका ड्राई स्पेल रहा है, स्पेशली आपके साउथ अमेरिका एंड इंडोनेशिया में। तो वहां पे क्या है, सब शॉर्टेज आपके फ्रूट की, अगेन सप्लाई जो जिनकी यूक्रेन रशिया वो भी हालत में नहीं है कि वो उनको कर पाए एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो राइजेस जिनका राइज होने वाला है पैसा, वो बहुत ही स्पीड से हो रहा है, बड़ी फास्ट स्पीड से हो रहा है वो आपके। तो अगेन ये आपके होने वाला है कंडीशन और वर्स करने वाला है फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटीज है वो अदर कंट्रीज, जैसे कि आपकी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है सब्सिडी होता है आपका फूड, तो ये लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट। अब स्पेशली यहाँ पे इंडिया भी क्या है अपनी नई मार्केट कैप्चर कर सकता है, बिकॉज वी आल्सो हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड इन आवर कंट्री। अब यहाँ पे बड़ी जरूरी बात ये वो है कि रिगार्डिंग दी इंक्रीज इन फर्टिलाइजर प्राइसेस। अब देखिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होती है किसान के लिए, हर देश के लिए देखा जाए कि खेतों में अगर हम ये डालेंगे नहीं तो जो हमारा क्वालिटी जो फूड है वो नहीं हो पाता ना, जो उसका जो क्वांटिटी है वो कम रह जाती है। तो इसकी वजह से क्या है कि ना दोनों काफी आपके अच्छे सप्लायर थे, रशिया यूक्रेन भी आपके फर्टिलाइजर के भी। अगेन इससे भी क्या है आने वाले हैं आपके फूड इन द फ्यूचर। अब देखिए क्या है सोल्यूशन। ठीक है, क्या होने वाला है ऐसा सोल्यूशन आपका। देखिए इसका यही है कि हमको बनाना पड़ेगा एक ग्रेन बैंक, है ना, ऑफ ऑल द फूड सप्लाई, आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, एंड आल्सो ऑफ द एडिबल ऑयल। सप्लाई चेन है उनको हमको वापस से मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ताकि जो रशिया यूक्रेन का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट थी उससे इफेक्ट ना पड़ पाए इसकी वजह से। ठीक है, देखिए मेन यहाँ पर ये होता है ऑयल एंड दी ग्रेन बैंक। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आपकी हमारी बॉडी, जैसे आपकी जो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, हमारा एफसीआई है, और जो हमारे मल्टीनेशनल ऑयल की ट्रेडिंग फर्म्स है, वो भी क्या है यहाँ पे अभी जो इसका सप्लाई चेन है, जो पूरा सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम काफी अपना एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ऑल्सो बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। उससे क्या है जो आपकी कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्री है उनको काफी राहत मिलने के चांसेस यहाँ पे हैं। अब देखिए इंडिया यहाँ पे रोल निभा रहा है, हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं अफगानिस्तान की भी, हम हेल्प कर रहे हैं आपके अफ्रीकन कंट्रीज की भी, बट अगेन इंडिया यहाँ पे सब कुछ नहीं कर पाएगा। वी आल्सो नीड इन प्लेटफॉर्म कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए, आपका कनाडा, ठीक है ना,
ताकि क्या है ग्लोबली कोई भी भूख से ना मर पाए। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि ना काफी काम भी कर रहा है रिगार्डिंग डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ इस फील्ड में। ठीक है,